नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। कहाँ होती है एक्सपायरी? कल की अच्छी क्लोजिंग के बाद ये आज समझेंगे। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी जानेंगे और कुछ ही देर में दीपांशु भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार पर सटीक रणनीति के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज नतीजों के लिहाज से भी काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे नंबर्स आए और खबरें भी ढेर सारी हैं, तो वहां पर क्या हलचल है ये समझेंगे देवांशी से। लेकिन इस वक्त बाजार को देखें तो ग्लोबल बाजार इस वक्त कल अच्छी यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है यूएस के मार्केट में और यूरो के बाजार भी तेजी के साथ कल बंद रहे। 1% ऊपर की बढ़त यहाँ पर यूरोपियन बाजार में भी देखने को मिली है। लेकिन वहीं एसजीएक्स निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वो इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है और एशियाई बाजारों से संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ संकेत हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ये समझ लेते हैं और हमारे साथ दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त? अच्छे संकेत मिल रहे हैं, बल्कि आप बोल सकते हैं कि अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को इस समय डिस्काउंट करें तो जो बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत आए काफी पॉजिटिव आए हैं। एशिया के बाजार भी ज्यादातर तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, लगभग आधे % की बढ़त वहां पर आ रही है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड हमने देखा। डाउ 370 अंक उछला, वहीं नैस्डैक 2% ऊपर था, S&P 500 भी 1.5% ऊपर रहा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक बार फिर से खरीदारी आती हुई दिखी और बल्कि फेसबुक और अमेजॉन इन दोनों स्टॉक्स ने नया रिकॉर्ड हाई कल बनाया है। साथ ही आपने एप्पल में भी खरीदारी देखी। दिग्गज शेयर्स जैसे कि डिज्नी या फिर मैकडॉनल्ड्स, वहां पर भी अच्छा ही सेशन रहा। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजार का जो एक अच्छा सेशन चल रहा है, पिछले 5 में से 4 दिन वहां पर गेन्स भी आई हैं, तो वो बरकरार रहा। 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से और सेंटिमेंट में सुधार आते हुए दिखा है। एक तो कुछ और राज्यों ने लॉकडाउन में ढील दी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी कहा है कि जो अब कोरोना के मामले हैं वो काफी लेवल तक उन्हें सुधरते हुए दिख रहे हैं इस समय। हालांकि जब मैं अभी कोरोना का आपको डेटा दूंगा तो वहां से तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं आ रहा है, पर कमेंट्री जरूर पॉजिटिव है जहां तक कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सवाल है। वहीं अगर आप देखें तो आज शाम बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, वहां से थोड़ी चिंता जरूर बन सकती है। 24 लाख और लोग बेरोजगारी में जुड़ सकते हैं। इस समय 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में बेरोजगार हैं। तो अब देखते हैं कि क्या नंबर आता है। 24 लाख इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते का अनुमान है। पर आप अगर बाकी क्यूज देखें तो पॉजिटिव रहे। यूरोप के बाजार भी तेजी में रहे। कच्चे तेल में फिर से 5% का आपने उछाल देखा। एक तो डिमांड सुधरने के बारे में, दूसरा अमेरिकी भंडारों में सरप्राइज गिरावट देखने को मिली। बाजार अनुमान लगा रहा था कि भंडार लगभग 18 लाख बैरल से बढ़ेंगे, बट यहाँ पर 50 लाख बैरल की गिरावट देखी। तो अनुमान से तो काफी ज्यादा डिफरेंस था और इसलिए भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपने ऑयल में भी देखा। तो ऑल इन ऑल ज्यादा अच्छे क्यूज आ रहे हैं, हालांकि कोरोना का डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो संकेत है वो तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है दीपांशु? यहाँ आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल पूजा, और अगर आप देखें तो नए मामलों में कल का दिन अब तक का सबसे खराब था। यानी कि जब से ये संक्रमण शुरू हुआ है, वुहान लॉकडाउन में गया था 23 जनवरी से, तो अगर आप वहां से जब हम एक्टिवली ये केसेस क्रॉस कर रहे हैं या फिर मिड जनवरी से जब से एक्टिवली ये केसेस हम ट्रैक कर रहे हैं, तब से अब तक का सबसे खराब दिन था। क्योंकि एक दिन में पिछले 24 घंटों में 1 लाख लगभग नए मामले सामने आए हैं। तो अभी तक वो 95,000 95,000 का फिगर जो हम देख रहे थे, एक हायर एंड था या 98,000 था, अब वो ब्रेक करके 1 लाख नए मामलों पर पहुंच चुका है और कल 4,700 लोगों की मौत भी हो गई। अब कोरोना के कुल मामले 50 लाख के तो पार हो गए, 51 लाख के पास जल्दी से पहुंचते हुए देख रहे हैं। वहीं लगभग 3,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक आने वालों की संख्या भी 20,000 के पार है। ये जो 1 लाख नए मामलों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप देखें तो 3 देशों का योगदान 50,000 से ज्यादा है। यानी कि 1 लाख में से आधा हिस्सा सिर्फ 3 देशों की तरफ से आया है। ब्राजील, जो कि हम लगातार हाईलाइट आपके लिए कर रहे हैं, एक बड़ा कंसर्न बन रहा है। कल 21,500 नए मामले ब्राजील में सामने आए। यूएस में देखें तो 21,000 नए मामले थे। रूस में देखें तो 8,750 नए मामले थे। भारत की बात करें तो 5,500 नए मामले थे और पेरू एक और देश है सेंट्रल अमेरिका का, वहां पर 4,500 नए मामले सामने आए। अमेरिका में अब 16 लाख लोग प्रभावित हैं और 95,000 की मौत हो चुकी है।
है। ब्राजील में अब 3 लाख लोग संक्रमित हैं, स्पेन से भी ज्यादा, यानी कि अब रैंकिंग्स देखें तो सबसे ऊपर है यूएस, फिर आ रहा है रशिया और अब आ रहा है उसके नीचे ब्राजील। तो काफी तेजी से ब्राजील और रशिया में नए मामले बढ़े हैं। कि रूस को अगर आप निकाल दें तो फिर जो बाकी के यूरोप देश हैं वहां पर आपने काफी तेज गिरावट का ट्रेंड देखा है। इटली में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्पेन में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यूके की कैपिटल लंदन में पिछले 24 घंटों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। तो यूरोप में सबसे ज्यादा कंसर्न रशिया, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएस, रशिया और ब्राजील, ये 3 सबसे ज्यादा कंसर्न है। और फिर उसके बाद आता है भारत। कल 5,500 से ज्यादा नए मामले भारत में आए, 132 लोगों की मौत हो गई, 1,12,000 लोग इस समय भारत में संक्रमित हैं। कुल मामलों की संख्या में भारत इस समय आपको 11 नंबर पर दिखेगा और मरने वालों की संख्या में भारत इस समय ग्लोबली 16 नंबर पर है। तो स्थिति अभी भी गंभीर है। यूरोप में जरूर थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल देखा गया है, लेकिन बाकी जगह अगर बात करेंगे तो स्थिति अभी भी चिंताजनक ही है। लॉकडाउन को जैसे जैसे हम दे रहे हैं ढील भी मिल रही है, उस तरफ मार्केट खुश भी है, लेकिन यहाँ पर आंकड़ों में कुछ सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पे रणनीति भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे। कल बिकवाली ही देखी गई है कैश मार्केट में, करीब 1460 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है। घरेलू निवेशकों ने कल कैश मार्केट में लेकिन खरीदारी की और आंकड़ा भी करीब 2370 करोड़ के आसपास की खरीदारी कल डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। वहीं एफआईआईज की बात करें वायदा बाजार में तो ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो एफआईआईज की तरफ से भी जो आंकड़े हैं वो कल बिकवाली के साइड में ही थे। लेकिन चलिए अब इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए एक बार इसका भी रुख कर लेते हैं और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो नतीजों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद बजाज ऑटो ने अपने नतीजे घोषित किए और जुबिलेंट फूड वर्क्स यहाँ पर भी कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। तो नतीजे सबसे पहले बताइए आपको कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अरे बजाज ऑटो के रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हर एक एंगल से आप देखिए, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा है कि इतने बढ़िया रिजल्ट इस तरह के माहौल में आ सकते हैं। दूसरी बात है कि प्लांट्स भी ये सारे अपने ओपन कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन के फ्रंट पर ऑपरेशनली आय के हिसाब से भी आप जिस तरह से देखें उस तरह से नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि और वैसे भी स्टॉक क्या बहुत ज्यादा कल ऐसा भी नहीं कि बाजार की मजबूती के साथ बहुत भागा हो। तो संभावना ये है कि बजाज ऑटो के में रिजल्ट के बाद थोड़े से और तेजी देखने को मिल सकती है। जुबिलेंट फूड वर्क वैसे नंबर्स आपको इतने मजबूत नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस तरह का अनुमान था और जिस तरह से ये डर था कि इस तरह के माहौल में रिजल्ट बहुत खराब आ सकते हैं, कम से कम उतने खराब रिजल्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुबिलेंट फूड के नंबर्स आप अच्छी तरफ ही मानकर चल सकते हैं जो अनुमान था। अब दोनों ही जुबिलेंट फूड और बजाज ऑटो में अगली तिमाही बड़ी चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपको हमको सबको पता है कि लॉकडाउन है तो अगली तिमाही तो खराब रहने ही वाली है। हाँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है एसएसजी वो -3% आई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़े ठीक है। तो बजाज ऑटो और जुबिलेंट फूड वर्क्स दोनों ही रिजल्ट के लिहाज से अच्छे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी यहाँ पर हो सकती है। तो रिजल्ट के लिहाज से दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए। ओके, तो रिजल्ट के लिहाज से दोनों ही जो इम्पोर्टेंट नतीजे थे वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आज थोड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने की उम्मीद है। इसके अलावा अनिल जी, आज एक्सपायरी का भी दिन है, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होनी है। तो आज के लिए अहम सपोर्ट और रेंज क्या होगी मार्केट के लिए? देखिए 9000 का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है पूजा। अगर 9000 के ऊपर हम बने रहते हैं तो ठीक है, और 9000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हमें कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं निचले स्थानों पर अच्छा सपोर्ट बाजार को नजर आ रहा है और 8800 8900 की रेंज में बार बार बाजार ने अच्छा सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस करने की कोशिश की है। तो ये रेंज बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर आता है तो खरीदारी भी करनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए और हो सकता है थोड़ा मिल भी जाए। आज ये 2 रीजन है जिसकी वजह से बाजार एक बार आपको नीचे का मौका दे सकता है। पहला, इनफैक्ट 3 रीजन कहूंगा। पहला ये कि डाउ फ्यूचर थोड़े आपके हल्के वीक है, बहुत ज्यादा नहीं कि हल्के। दूसरा, कल फिर से एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा दिया है एक दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद। और तीसरा ये कि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा उतार चढ़ाव आप दोनों ही तरह की उम्मीद करते हैं। तो तीनों ही तरह से मिलाकर अगर आप देखें
तो एक मौका बन सकता है नीचे की तरफ वो खरीदारी करें, लेकिन कमजोरी 9,000 के नीचे ही है। जब तक 9,000 आप नहीं टूटते 50-60 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 9,150 9,250 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। उसके ऊपर जाना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है पूजा कि देखिए अमेरिका इतना मजबूत बंद हुआ है, लेकिन एशियाई बाजारों में उतना उत्साह है नहीं, बड़ा ठंडा सा कारोबार हो रहा है। हांगकांग, निक्केई वगैरह सब देखिए कल भी एकदम ठंडे से थे, आज भी कोई उत्साह नहीं है। तो अमेरिका जो लॉकडाउन को लेकर खुलने की खबरों को लेकर खुश हो रहा है, उस पर बाकी दुनिया के बाजारों का भरोसा थोड़ा सा कम है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 17,400 17,600 मजबूत सपोर्ट जोन है। अब फ्रेश कमजोरी 17,400 को तोड़ेंगे तो ही होगी। 18,200 18,500 ऊपरी रेंज है जहां पर जाकर बाजार अटकते हुए दिखेंगे आपको। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी के लिए रेंज, और निफ्टी में भी 9,150 9,250 ही ऊपरी स्तर का रेंज है जहां पर कि आपको बिकवाली करनी चाहिए। 9,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको आज वॉच करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये तो थी मार्केट पे रणनीति, और ग्लोबल मार्केट से भी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी हमने आपको बताया, लेकिन नतीजों के लिहाज से भी एक्शन भरपूर है। और कल मार्केट बंद होने के बाद भी काफी सारे नंबर्स और खबरें भी ढेर सारी हैं, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि नतीजे कौन कौन से आए हैं। बिल्कुल पूजा, जैसे कि आपने कहा कि अगर निफ्टी और एफिनो की बात करें तो बजाज ऑटो और साथ ही जुबिलेंट फूडवर्क, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखे थे और दोनों अनुमान से काफी बेहतर थे। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। बजाज ऑटो के जो आय है करीब 8% तक कम होती हुई दिखी है, 6,816 करोड़ पे आई है, और अनुमान करीब 6,500 करोड़ के करीब का था। कामकाजी मुनाफे करीब 2% बढ़ता हुआ दिखा है, अनुमान से बेहतर है। और मार्जिन आप देखिए, इस बार एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे, उसके बदले 18.5% पे मार्जिन आते हुए दिखे, 16.5% से बढ़कर ये पॉजिटिव फैक्टर आता हुआ दिखा। और यही नहीं, जो मुनाफा है वो आपको फ्लैट दिखेगा, अनुमान था घटने का, और इसके अलावा जो एक्सेप्शनल गेन था पिछले साल, इसका भी फैक्टर इन होता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के नंबर्स काफी बेहतर है। जुबिलेंट फूड भी जैसे कि बात कर रहे थे, WSG ग्रोथ इस बार नेगेटिव 3.4% पे आती हुई दिखी है। स्ट्रीट कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर रहा था कि नेगेटिव 5 to 6% की WSG ग्रोथ आती हुई दिख सकती है, तो इस लिहाज से नंबर्स थोड़े बेहतर हैं। और इसके अलावा जो आय है 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन पर आप नजर कीजिए, अनुमान था मार्जिन करीब 1% बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन 18.5% के सामने करीब 21% पे मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, ये पॉजिटिव फिगर है। और कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले 2 महीने की अगर बात करें, जनवरी फरवरी, तो इन दोनों महीनों में परफॉर्मेंस काफी बेहतर था। सिर्फ मार्च के महीने में परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव है उसको भी फैक्टर इन किया, और इसी के चलते आपको कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा साइंस, इसके भी नंबर्स आए थे। आप देखिए, जो आय है 618 करोड़ पे आते हुए दिखिए, 616 करोड़ से बढ़कर। कामकाजी मुनाफे पे अगर नजर करें तो 110 करोड़ से घटकर करीब 83 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। और मार्जिन जो है वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं, 17.5% से घटकर 13.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर हल्के से कमजोर नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए दिखे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट नंबर्स अच्छे हैं, आय इस बार करीब 11% तक घटते हुए दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 32% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन से इस बार काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं, 30% के लेवल्स के आसपास, और मुनाफा इस बार लगभग दुगना होता हुआ दिखा है, ये पॉजिटिव है। और अजेंडा फार्मा के भी नंबर्स अच्छे थे, जो आय है 30% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है, और जो मुनाफा है वो भी 45% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 25% से 5% बढ़कर 30% पर आते हुए दिखे, तो कुल मिलाकर इसके भी नंबर्स पॉजिटिव हैं। साथ ही आज देखिए, अगर हम बात करें एविएशन कंपनीज, इस पर आप नजर रखें, क्योंकि अब 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू करने की योजना हो चुकी है सरकार की। यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जल्द आती हुई दिखेंगी, तो दोनों ही स्टॉक्स पर आप नजर करें। साथ ही IRCTC, इसके लिए भी अच्छी खबर है, करीब 200 अतिरिक्त ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होती हुई दिखेगी। 1 जून से अतिरिक्त 100 नई ट्रेन चलती हुई दिखेंगी, उसमें दुरंतो जिस ट्रेन भी शामिल होती हुई दिखी है। और टाटा पावर, ये भी स्टॉक आज फोकस में है, जहां पे नेदरलैंड्स की एक कंपनी है, जहां पे कंपनी 10% हिस्सा खरीदेगी। इस पर आप नजर रखें, आज इसके जल्दी थोड़ा सा एक्शन देख सकते हैं।
ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं, यहाँ पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो लॉकडाउन में ढील भी देने की बात की जा रही है और इसके चलते देखिए धीरे धीरे जो घरेलू उड़ान है और IRCTC पर भी धीरे धीरे बुकिंग होना चालू हो चुकी है। तो इन तमाम खबरों पर आप नजर रखिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं उस पर चॉइस ब्रोकिंग ने खरीदारी करने की राय दी है। हैवेल्स आज इनको अच्छा लग रहा है, स्टॉक खरीदिए कैश लेवल्स पर 474 475 के लेवल्स के आसपास आप हैवेल्स में कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस होगा 458 का और आज के लिए 508 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो 493 508 ये लेवल्स हैं जो कि हैवेल्स में देखने की उम्मीद है। तो आज स्टॉक पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर एक और रणनीति भी समझ लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ संदीप वागले भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। मार्केट कैसा लग रहा है आपको? और बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है आज, तो उस लिहाज से लेवल्स कौन से देख रहे हैं आप इम्पोर्टेंट? गुड मॉर्निंग। जिस तरह से कल लास्ट आखिरी 1 घंटे में निफ्टी ने 9000 के ऊपर बंद दिया और सस्टेन हुआ, मुझे लगता है ये अपमूव आज के लिए कंटिन्यू होगी। मुझे निफ्टी में यहाँ से भी 100-120 पॉइंट की अपमूव में देख रहा हूँ। लगभग 9120-130 तक के अपसाइड्स में देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी में बात करें तो 18,250-300 तक की अपसाइड हो सकती है। तो आज के लिए व्यू पॉजिटिव है। ये कल वाला जो बाउंस बैक है ये कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो कल का जो 2% की तेजी हमने देखी थी वो आज भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। इसके अलावा संदीप जी कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए? जी, मेरे पास 2 बाय कॉल है। पहला है ग्रासिम जिसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है, इनको बाय करके चले। 528 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 561 का टारगेट होगा। और दूसरा है औरोबिंदो फार्मा जिसने कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। एक तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कल ब्रेकआउट भी आया है, तो मुझे लगता है अगले 1 से 2 दिनों में ये मूव कंटिन्यू होगी। 699 के स्टॉप लॉस से बाय करे, मेरा टारगेट होगा 726। ओके ठीक है, तो ये दोनों कॉल्स आपको दे दी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो ग्रासिम खरीदारी करके चलिए, 528 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 561 का। और औरोबिंदो फार्मा भी आज अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है और ये बताने के लिए अब एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। आज कैसा लग रहा है आपको कमोडिटी मार्केट और गोल्ड, यहाँ क्या करना चाहिए? लगातार हम देख रहे हैं उछाल देखने को मिल रहा है, आज क्या रणनीति लेके चलें? मैम गुड मॉर्निंग। गोल्ड अगर देखें तो एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक होते हुए देखा था। फेड की जो मिनट्स आए हैं उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी लगता है कि हमको आगे चल के गोल्ड में ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। तो गोल्ड हमें लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहिए करीबन 47,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 46,550 का रहेगा, टारगेट 47,800 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है, तो खरीदारी करने की राय होगी। इसके अलावा अनुज कच्चा तेल आपको कैसा लग रहा है? हमने देखा कल खबर आई कि अमेरिकी भंडार गिरे हैं और उसके चलते कल तेल में अच्छा उछाल भी देखने को मिला है, तो उस लिहाज से आज क्या खरीदारी करके चले क्रूड में? बिल्कुल, देखिए इन्वेंट्री भी कम होती हुई दिखाई दी है, ऑल रिस्क काउंट भी यहाँ पे कम हुए हैं, सप्लाई कुछ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि लॉकडाउन खुलने की वजह से डिमांड यहाँ बढ़ सकती है, तो क्रूड के अंदर बाय का ट्रेंड ही बनाना चाहिए। हमें लगता है करीबन 2480 में बाय करना चाहिए। 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट करीबन 2600 रुपये तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $35 तक के लेवल आ सकते हैं। तो क्रूड के अंदर भी बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्रूड के लिए भी बाय का ही ट्रेड है। 2600 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2400 का। इसके अलावा अनुज रुपये पर भी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और लेवल्स क्या देख रहे हैं आप आज के लिए? देखिए रुपी कल थोड़ा एप्रिशिएट हुआ था और हमने कंटिन्यू 2 दिन से एप्रिशिएशन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि रुपी में अभी एप्रिशिएशन आ सकता है। रेजिस्टेंस 76 के आसपास है। हमें लगता है कि 75, 70, 75, 80 में बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि यूएसडी आना, यूएसडी यहाँ पर वीक हो सकता है और रुपी स्ट्रांग हो सकता है, तो नीचे 75-20 तक रुपी के लेवल देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड एप्रिसिएशन के लिए बनाना चाहिए।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रुपये में तो आज बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है, 75-20 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं रुपये में। सोने में खरीदारी करिए 47,700 के टारगेट के लिए, और कच्चा तेल भी आज यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको खरीदारी की ही रणनीति सुझाई गई है। तो चलिए, ये तो था कमोडिटी मार्केट का एक्शन, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले बजाज ऑटो पर देखिए, CLSC की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य जो 2800 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। ये कह रहे कि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते जो बिक्री है वो ठीक ठाक देखने को मिली और नतीजे जो है वो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। कैश फ्लो कंपनी का मजबूत है और जिसके चलते इन्होंने जो EPS का अनुमान है वो लगभग 6 से 7% बढ़ा दिया है। जुबलेंट फूडवर्क्स के भी नतीजे आए थे, अगर आप देखें तो हल्के से कमजोर देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो बरकरार देखने को मिला। CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1800 से बढ़ाकर 1850 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए। साथ ही अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 4250 से बढ़ाकर 4450 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो अक्रॉस ज्योग्राफीज अगर आप देखें तो हर देश में बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे, CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 3925 का। ये कह रहे कि प्रमोटर की तरफ से जो डीलेवरेजिंग प्लान है इसके ऊपर फोकस करना होगा, इससे ही आगे का ग्रोथ मोमेंटम में आपको असर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप देखें तो ये कह रहे कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हल्की सी कमजोर देखने को मिलेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अच्छे नतीजों के चलते हैं ज्यादातर रिपोर्ट जो निकल कर आ रही हैं वो भी आज पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रही हैं। चलिए, पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।